नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राजनीति और संविधान से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसके अंतर्गत आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, बी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, सी उम्मीदवारों का चयन करना या फिर डी उपचुनाव करवाना। तो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करवाना। अब निर्वाचन आयोग का कार्य होता क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य आपका होता है, चुनाव आयोग का कार्य मतदाता सूची को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायकों के चुनाव तथा उपचुनाव को संपन्न कराना, ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि मौलिक अधिकारों को मौलिक कहा जाता है क्योंकि वे संविधान द्वारा प्रदत्त है, वे उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षित है, इन्हें सरकारी आदेश या कानून द्वारा नहीं हटाया जा सकता, या फिर डी ये मानव मात्र के विकास के लिए प्राकृतिक एवं आवश्यक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये मानव आपके जो है मानव मात्र विकास के लिए प्राकृतिक एवं आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका मौलिक अधिकार, बी है नागरिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार या फिर डी राजनीतिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इनको जो है आपका ये वोट देना इनका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, वोट देना राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट है आपका संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी को घोषित करता है राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, संघ की कार्यकारी भाषा या फिर डी संघ की प्रशासनिक भाषा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संघ की कार्य कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? उस राज्य की सरकार, बी उस राज्य के राज्यपाल, सी भारत के राष्ट्रपति या फिर डी भारत की संसद। तो क्वेश्चन का है आपका ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए अनुच्छेद 216 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीश होंगे जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या फिर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो क्वेश्चन का इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड रिपन ने जो थी वो आपकी सिविल सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपकी जो स्टार्ट किया था वो भारत में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था, जो हमारे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और जो आपका है लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने आपकी हड़प नीति को लागू किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को किस वर्ष घोषित किया था? यानी किसका वर्ष घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैव विविधता वर्ष, बी ऊर्जा संरक्षण वर्ष, सी पर्यटन वर्ष या फिर डी पर्वतों का वर्ष। तो इसका है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जैव विविधता वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि कोई व्यक्ति जो सांसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका
ए 15 दिन, बी 1 माह, सी 6 माह या फिर डी 3 माह। तो इस क्वेश्चन का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 माह इसका सही आंसर है। यानी ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री नियुक्त होने के बाद 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता हासिल उसे करनी होती है, अन्यथा अगर वो नहीं करता है तो वो अपने मंत्री पद से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि धन विधेयक पर राज्यसभा को अपनी सिफारिशें कितने दिनों में देनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 10 दिन, बी 15 दिन, सी 14 दिन या फिर डी 21 दिन। तो इसका है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिन के अंदर धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मैंने आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल पद ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है। राष्ट्रपति के, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री या फिर डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसके पद एवं संविधान संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। उसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी राष्ट्रपति की जब तक अनुमति होती है वह अपने पद पर रह सकता है, जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रदेश में उसका एक राज्यपाल होता है। ठीक है, समय सीमा इसकी 5 साल तक होती है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको उस राज्य में रख सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद में प्रथम विरोधी दल के नेता की मान्यता प्राप्त करने वाला नेता कौन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाई.बी. चौहान, बी राम सुभग सिंह, सी ए.के. गोपालन या फिर डी सी.एम. स्टीफेन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राम सुभग सिंह इसका सही आंसर था। इस मान्यता को प्राप्त करने वाले ये नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूल अधिकार, बी 9वीं अनुसूची, सी नीति निर्देशक तत्व या फिर डी संविधान की उद्देशिका। तो इसका है आपका ऑप्शन का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की उद्देशिका इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, संविधान की उद्देशिका भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करती है। उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो शब्द मैंने आपको बताए ये 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है आपकी वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 तथा अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इन तीनों के जो ऑप्शन है इनका स्पष्टीकरण थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है कि ये जो है किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है।
स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल या फिर गिलोटिन। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी शून्यकाल। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। प्रतिदिन 12 से 1 बजे के मध्य इसका जो है समय होता है। इसमें विविध क्रियाकलापों जैसे ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्तावित आदि के लिए समय निर्धारित किया जाता है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। यह अनुदानों की रकम को घटाने के लिए लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव तत्कालीन यानी जल्द ही लोक महत्व के मुद्दों पर बहस करने के लिए लाया जाता है तथा अन्य क्रियाकलाप रोक दिए जाते हैं। गिलोटिन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। गिलोटिन में अनुदानों की मांगे समय की अल्पता के कारण बिना बहस को ही पारित करा ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति नियोजन में उच्चतम नीति निर्धारक निकाय है। प्रशासनिक सुधार आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या फिर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा सभी निर्मित योजनाओं हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है। इसका जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का जो गठन हुआ वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा स्थिति घोषणा कर सकता है अपने से, प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर, राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर यह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधान के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है राष्ट्रपति, जो 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होने पर 6 माह तक लागू रहती है। इसकी जो समय है तथा 6-6 महीने पर यह बढ़ाई जा सकती है। अब तक भारत में कितने राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं? 3 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। पहला 1962 में भारत और चीन के जब युद्ध हुआ था उसके बीच लगा था। दूसरा 1971 में लगा जो कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच हुआ था। और तीसरा 1975 इंदिरा गांधी के आदेश के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा शुरू करने के लिए किस प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका निंदा, बी स्थगन, सी ध्यानाकर्षण या फिर डी कटौती प्रस्ताव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थगन। स्थगन इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा शुरू करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसके पारित होने पर संसद की अन्य गतिविधियां स्थगित कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्थापित किया था। जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास या फिर डी रास बिहारी बोस। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमने। अब पहला है यानी 1 और 2 यानी जवाहरलाल नेहरू और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 3 और 4 यानी CR दास और रास बिहारी बोस या फिर सी 1 और 4 यानी जवाहरलाल नेहरू और रास बिहारी बोस या फिर डी आपका। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 4, यानी पहला आपका जवाहरलाल नेहरू और चौथा है आपका रास बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, अब देखो भारत के बाहर के लोगों को संगठित करने के लिए
1928 में रास बिहारी बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, यानी बाहर के लोगों को संगठित करने के लिए, भारत के बाहर के, ठीक है दोस्तों, इन लोगों को संगठित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और रास बिहारी बोस ने इस इंडिया लीग की स्थापना की थी, जिसका नाम था इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः किस निधि पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय कर, बी संपत्ति कर, सी सरकारी वित्त या फिर डी विकेश यानी विशेष कर। तो क्वेश्चन का जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचायती जो है इसकी जो कर है वो सरकारी वित्त पर निर्भर है, ठीक है दोस्तों, यानी पंचायत राज मुख्य रूप से सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का सही समय क्या है। 1947 से 52 के बीच, यानी 5 वर्षीय, ये जो पंचवर्ष का मतलब है कि ये 5 वर्ष की एक योजना होती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था 47 से 52 के बीच, बी 50 से 55 के बीच, सी 51 से 56 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 51 से 56 के बीच। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से 56 तक था। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि के साथ साथ सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना था, ये था इसका उद्देश्य। अब देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो से कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ वीडियो के अंदर कमेंट पर आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। और यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे भी हम ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और ट्रिक की भी हमने एक वीडियो चलाएंगे जल्द ही आपके लिए, वो लाएंगे सिलेबस के अनुसार, यानी आपको हम वो इतिहास पर देंगे, राजनीतिक विज्ञान पर देंगे, ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी अलग अलग विषयों पर आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उन क्वेश्चनों को आप ट्रिक के माध्यम से बड़ी ही आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। तो जल्द ही उस पर भी काम चल रहा है, तो उम्मीद है वो भी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आएगी। जैसे ही आएगी मैं आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर दे दूँगा। मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है जो कि ट्रिक के माध्यम से जुड़ी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाकर आप लिंक पर आप जाओ, और वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो आपको स्टडी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज का लास्ट जो है क्वेश्चन है हमारा कि योजना अवकाश का सही समय क्या है। योजना अवकाश का सही समय है 1965 से 68 के बीच था। अवकाश का मतलब जो हमने अवकाश रखा था ये योजना का। बी है आपका 66 से 69, यानी 3 वर्ष की थी। सी आपका 67 से 70 वर्ष, या फिर डी 78 से 80 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1966 से 69 के बीच। योजना अवकाश की अवधि को कहा जाता है हमारा 1966 से 69। यह स्थिति भारत पाक यानी भारत और पाकिस्तान 1965 विवाद लगातार 2 वर्षों में जो है आपका सूखा पड़ा, मुद्रा का जो है अवमूल्यन हुआ, यानी मुद्रा जो हमारी मुद्रा थी उसका अवमूल्यन घटी, वो इस कीमतों में वृद्धि तथा योजना के संसाधनों को क्षरण एवं कारण उत्पन्न हुई थी, ठीक है, इसके कारण, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना लंबित हो गई, यानी उसको हमने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था। इसके स्थान पर 1966 से 69 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा 3 वर्ष की हमने एक योजना चलाई, जिसको हमने क्या बोला, योजना अवकाश, क्योंकि उस समय क्या था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी के दौरान इस वर्ष को हम, इस पंचवर्षीय योजना को हम 5 वर्ष की न करके हमने 3 वर्ष की, ठीक है दोस्तों। तो वो समय था आपका 1966 से 69, क्योंकि उस समय क्या था आपका, वही मैंने आपको बताया था कि सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण भारत को एक स्टैब्लिश होने के लिए इस योजना को तैयार करना पड़ा था, जो कि 3 वर्ष की थी, ठीक है दोस्तों।
तो एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट के लिए दिया है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो कमेंट के अंदर इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन का है आपका जो है लास्ट ये है आपका कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसमें आपको योजना बतानी है कि कौन सी योजना के अंतर्गत जो है इस गरीबी हटाओ का नारा दिया है और कौन सी सरकार में किसके द्वारा यह नारा दिया गया था, यानी वो कौन सी सरकार थी जो इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी और उसमें किस व्यक्ति ने यह नारा दिया कि गरीबी हटाओ। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।